Hello everyone, hey, I'm back with another lecture and today we're going to discuss the resisted exercises. Basically, resisted exercises वो exercises होती हैं जिनमें हम कोई भी external force use करते हैं for the resistance, ठीक है, मतलब किसी रुकावट को हम use करते हैं ना जब हमारे पास एक्सरसाइज परफॉर्म कराने के लिए या मसल की कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट और उसकी मूवमेंट के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट एल्बो की फ्लेक्शन कर रहा है तो मैं उसको फोर्स लगाऊंगी एक्सटेंशन की तरफ, ठीक है, ताकि उसको मैं हाथ को फोर्स करूंगी कि वो एक्सटेंशन की तरफ जाए और पेशेंट फोर्स करेगा वो फ्लेक्शन की तरफ जाए। दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है मूवमेंट के, ठीक है। अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस जो होती है ना सिंपली इंक्रीज होती है जब हमारे पास इंट्रामस्कुलर टेंशन इंक्रीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल सी एक पिक्चर्स दिखाती हूँ ना, ठीक है, तो आप ओके, यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है, ठीक है, जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि आप एल्बो की फ्लेक्शन कैसे परफॉर्म कराते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन ये है, थेरेपिस्ट अपना हैंड रखेगा और फिर एंड रिजल्ट क्या आएगा कि एल्बो की फ्लेक्शन परफॉर्म हो रही है 90 डिग्री पे, ठीक है। अब एल्बो की फ्लेक्शन पेशेंट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है और जो है आपके पास थेरेपिस्ट जो है वो रेजिस्टेंस दे रहा है। अब एज अ थेरेपिस्ट भी रेजिस्टेंस दे सकते हो और इस तरह से अपने हाथ से, मतलब थेरेपिस्ट तो दे ही रहा है लेकिन जो पेशेंट भी अपने दूसरे हाथ से रेजिस्टेंस दे सकता है, फिर एल्बो की फ्लेक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। सिंपल इज दैट। तो इस तरीके से हमारे पास सिंपली रेजिस्टेंस दी जाती है। अब क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास एक टेंशन प्रोड्यूस हो मसल के अंदर, और ये क्या करती है हमारे पास मसल की पावर इंक्रीज और हाइपरट्रॉफी इंक्रीज कराती है। अब मसल की पावर तो सिंपल इज दैट कि आपके पास ना जितनी, हम आगे डिस्कस करेंगे कि मसल की पावर किस तरह होती है, लेकिन हाइपरट्रॉफी का जो कॉन्सेप्ट है ना तो उसमें ये होता है कि मसल अपना साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो मसल के छोटे छोटे फाइबर्स हैं या मसल्स के छोटे छोटे सेल्स हैं, सिंपल इज दैट। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता तो हम सेल्स ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो सेल्स हैं वो जब साइज में बड़े हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कि वो उन सेल्स की हाइपरट्रॉफी हो गई है और इट इज़ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू एनी ऑफ द रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है। ये एक अच्छा रिस्पॉन्स होता है, मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है इससे, ठीक है, मसल की पावर इंक्रीज होती है मेजरली, ठीक है। अब क्या होता है कि एक और एक कॉन्सेप्ट है कि जितनी मैक्सिमम मसल की डेवलपमेंट आप चाहते हो ना, ठीक है, उतनी मैक्सिमम रेजिस्टेंस अप्लाइड की जाती है। लेकिन मैक्सिमम रेजिस्टेंस का ये मतलब नहीं है कि एक पर्सन की एबिलिटी ही नहीं है उससे आप ज़्यादा दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सिर्फ 1 kg के वेट उठा सकता है और आप उसको 5 kg का वेट दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि मसल इंजरी कॉज होगी इंस्टेड ऑफ के मसल रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने इतनी देनी है जितना पेशेंट बेयर कर सकता है, जितना आपके पास आने वाला पेशेंट जो है वो कितना बेयर कर सकता है। कोई एथलीट है तो वो कितना बेयर कर सकता है आपको पता होगा, आपको अंदाज़ा हो जाता है। आप आहिस्ता आहिस्ता वेट को इंक्रीज कराओगे तो आपको पता चलेगा उसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस वो कितनी बेयर कर सकता है, ठीक है। ये होती है। इसी तरह से दो हमने जो पहले भी पढ़ी है आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक में, तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में होता ही यही है कि आप मूवमेंट के साथ रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इंट्रामस्कुलर टेंशन इंक्रीज होती है और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट परफॉर्म होती है, ठीक है। और आइसोमेट्रिक में आपको जैसे पता है कि मसल की टेंशन उतनी ही होती है जितना पेशेंट का मसल एक एबिलिटी होल्ड कर सकता है। हम लेंथ को इंक्रीज नहीं कराते, हम सिर्फ उसके मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है। अब आपके पास मस्कुलर एफिशिएंसी, ठीक है, मसल कितने अच्छे तरीके से काम करता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 मेजर फैक्टर्स हैं जो आपके पास इस बुक में डिस्कस हुए हैं, ठीक है। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, पहले मैं यहाँ से हाईलाइट कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, ये सारे 5 फैक्टर्स जो हैं उन्होंने आपको बताए हैं। पावर, इंड्योरेंस, वॉल्यूम, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन। वॉल्यूम हाइपरट्रॉफी को भी उन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। पावर, इंड्योरेंस और वॉल्यूम सब इंटर रिलेटेड होती हैं और ये इम्प्रूव होती हैं जब हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सिंपल इज दैट कि जो डेवलपमेंट है ना पावर की, ठीक है, हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और हम चलते हैं कि हम देखते हैं कैसे, ठीक है। सो हम फर्स्ट 3 उन्होंने कहा सारी इंटरलिंक्ड है, पावर, एंड्योरेंस और वॉल्यूम, ठीक है। बाकी 2 में हम काम करें। अब पावर जो है ना सिंपल इज दैट कि वो डेवलप होती है जब हमारे पास प्रोग्रेसिव इंक्रीज कराते हैं। प्रोग्रेसिव इंक्रीज कराने का मतलब है कि आज मैंने 1/2 kg का वेट दिया पेशेंट को, ठीक है,
फिर मैंने 2 दिन के बाद 1 kg किया, फिर 1 kg के बाद 1.5 kg किया, 1.5 के बाद 2 kg किया, ठीक है। सो इट इज़ लाइक कि आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करा रहे हैं, लेकिन आप प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करा रहे हैं रेजिस्टेंस। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि आपने रेजिस्टेंस तो बहुत देनी है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस पेशेंट को देनी है, लेकिन रिपीटिशंस कम करा रही है। फॉर एग्जांपल पेशेंट 10 kg का वेट उठा रहा है या 5 kg का वेट उठा रहा है, लेकिन मैंने उसकी रिपीटिशन सिर्फ 5 करवाई है, ठीक है, या 10 करवाई है, इससे ज़्यादा मैंने रिपीटिशंस नहीं करवाई। तब आपके पास क्या होती है, डेवलपमेंट पावर की होती है ज़्यादा, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा, रेजिस्टेंस और रिपीटिशंस कम दोगे तो आपके पास पावर डेवलप होगी, ठीक है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, रिपीटिशंस कम, टाइम ड्यूरेशन कम ज़्यादा, और साथ मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। पावर डेवलप हो गई। इंड्योरेंस कैसे डेवलप होती है कि रिपीटेशन से। फॉर एग्जांपल पिछले में हमने कहा पावर में हमारे पास रिपीटेशंस नहीं थी, इंड्योरेंस में हमारे पास रिपीटेशन होती हैं, ठीक है। हम जितनी ज़्यादा पेशेंट को कहेंगे ना रिपीटेशंस करो, रेजिस्टेंस कम कर दो आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेशेंट 5 बेयर कर सकता है, आप उसको 2.5 दो या 2 दो, ठीक है। और आप क्या करो, आप उसकी रिपीटेशंस इंक्रीज करा दो, ठीक है। तब हमारे पास क्या डेवलप होगी, इंड्योरेंस होगी, ठीक है। इसमें इंड्योरेंस डेवलप होती है, लेकिन ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी होती है। मैंने आपको 5 से डायरेक्ट 2 पे लेके तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर पेशेंट में 5 से 2 पे दो, ठीक है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। आप उस तरह से जब पेशेंट को असेस करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है ओके यू हैव टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ रूट, अपने कितने एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए देंगे, ठीक है। सो इसलिए इसको लो रेजिस्टेंस हाई रिपीटेशन एक्सरसाइजेस कहते हैं, एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस को, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं वॉल्यूम। जैसे मैंने आपको हाइपरट्रॉफी का बताया कि मसल के प्रोपोर्शन में इंक्रीज आता है विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, और ये विजिबल नज़र आता है, ठीक है। पेशेंट्स के अंदर जो होता है ना वो प्रोग्रेस नज़र आती है, पेशेंट का मसल मास ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक है। लेकिन इसका यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कोई मैयर कर सको, क्योंकि ये इतना रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता। समटाइम्स ऐसे होता है कोई और इशू भी हो सकता है, ठीक है। और नॉट ऑलवेज का पावर ही पेशेंट की इंक्रीज हो रही है तो आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है, लेकिन बहुत रिलायबल नहीं है, ठीक है। रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि आपको 100% श्योरिटी के साथ आप कहो कि यार इसकी जो है नज़र आ रही है, लेकिन विजिबल ग्रोथ आपको नज़र आएगी, और आफ्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आएगी तो आपको पता चल जाएगा यस दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज। अब हमारे पास इसमें क्लिनिकल स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ना आपको क्या होता है कि एक्यूरेट असेसमेंट चाहिए होती है, ठीक है। आपकी ये असेसमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप जब मसल की असेसमेंट करो तो आपको पता हो कि इसको क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। कितनी रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है, हर ट्रीटमेंट की स्टेज में कितनी फोर्स देनी है, ये सारी, और प्रॉपर असेस करो कि कितनी कितनी टाइम ड्यूरेशन के बाद आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज कराना है। जो मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ वो एक वैसे ही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, हर पेशेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाती हैं चीज़ें, तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज़ आपको आइडिया हो जाती है, ठीक है। रेजिस्टेंस को कंटिन्यूसली एडजस्ट करना होता है ताकि पेशेंट की मसल की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब वो 2 kg इतना आराम से उठा रहा है तो उसका 2 kg नहीं दोगे आप, 2.5 या 3 पे लेके जाओगे आप ऐसा ऐसा, ठीक है। तो मेजर स्किल ये है कि आपके एज ए थेरेपिस्ट ये स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको पता हो किस तरह से आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज कराना है, और ग्रेडिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए, आप कौन से ग्रेड में, मैक्सिमम में, मिनिमम में, आपको MMT भी आनी चाहिए, सक्सेसफुल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कैसे परफॉर्म करनी है और कैसे ग्रेडिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो, ठीक है। अब मसल पावर जो होती है ना वेरिएशन आती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा मसल्स होते हैं वो सारे स्ट्रांग नहीं होते, आपकी पूरी रेंज ऑफ मोशन के दौरान ना, फॉर एग्जांपल एल्बो की फ्लेक्शन ही जैसे हमने बात की थी, ज़रूरी नहीं है पूरी एल्बो फ्लेक्शन में स्ट्रांग ही हो। तो फिजियोलॉजिकली क्या होता है कि मसल जो होता है ना स्ट्रॉन्गर होता है जब वो आउटर रेंज में होता है, मतलब जब स्टार्ट की उसने रेंज, ठीक है, कंप्लीट लेंथ इन पोजीशन में। तो स्ट्रेंथ क्या होती है कि उस टाइम मसल के स्ट्रेंथ होती है तब डिक्रीज हो जाती है जब मसल सबसे ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो क्या मतलब, मसल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब है, जब फुली लेंथनिंग पोजीशन में, और जब शॉर्टन हो जाता है उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है फिजियोलॉजिकली। मैकेनिकली क्या होता है कि मसल की जो फोर्स है ना, ठीक है, जो सिंपल इज दैट कि अगर मैं आपको बताऊं कि मसल की जो फोर्स है, ये आपने चीज़ याद रखनी है, ठीक है। फिजियोलॉजिकली और मैकेनिकली इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम ये कहते हैं कि फिजियोलॉजिकली ऐसे है तो मैकेनिकली ऐसे है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया ना एल्बो की फ्लेक्शन, तो फिजियोलॉजिकली एल्बो की फ्लेक्शन होती है वो आउटर रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैकेनिकली, अब मैकेनिकली का क्या मतलब था कि मसल की जो फोर्स है ना वो ग्रेटेस्ट होती है जब उसका टेंडन का एंगल 90 डिग्री के ऊपर आ जाता है, और 90 डिग्री क्या होगी, मिड रेंज होगी। तो एल्बो की फ्लेक्शन की मिड रेंज 90 डिग्री पे जब आता है तो तब हमारे पास क्या होता है, मैकेनिकली वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिजियोलॉजिकली कब है, जब वो आउटर रेंज में है। मैकेनिकली कब है, जब वो मिड रेंज में है। फिजियोलॉजिकली का क्या मतलब है
कि मसल इटसेल्फ अंदर से स्ट्रांग है, ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी स्ट्रांग है। मैकेनिकली क्या है कि वो इतनी फोर्स बेयर कर सकता है 90 डिग्री के एंगल पे कि वो मैकेनिक्स उसकी अच्छी है, ठीक है। तो मैकेनिकली क्या है कि जैसे हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कहते हैं, वो रेजिस्टेंस बेयर सबसे ज़्यादा इस फोर्स इस पोजीशन में कर सकता है। उसको आप कोई वेट पकड़ाओगे वो इस पोजीशन में इजीली बेयर कर सकता है। दिस इज व्हाई मसल्स आर यूजुअली मोस्ट एफिशिएंट जब हमारे पास आउटर पार्ट होते हैं ना, हमारे पास मिड रेंज के। तो मसल जो ग्रुप होता है ना स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, जैसे हमने यहाँ कहा, तो शोल्डर के फ्लेक्चर जो होते हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आउटर रेंज में, हिप के एक्सटेंसर जो है वो इनर रेंज में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग ही आउटर इनर की डिविजन होती है कि कुछ में आउटर ज़्यादा है, कुछ में इनर ज़्यादा है। जैसे एल्बो की फ्लेक्चर में हमने कहा कि आउटर ज़्यादा होती है, तो आप इसमें कह सकते हो कि शोल्डर के फ्लेक्चर्स में आउटर रेंज अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और हिप के एक्सटेंसर जो होते हैं वो इनर रेंज में स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग टू बॉडी आपके पास हर पार्ट के अलग अलग स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और ये आप चीज़ें जब पढ़ना शुरू करते हो, डिटेल्स में जाते जाओगे तो आप लोगों की चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास मैकेनिकल वर्सेस मैनुअल रेजिस्टेंस का एक डिफरेंस है, शॉर्ट सा टॉपिक था, ठीक है। वो ये है कि सिंपल इज़ दैट कि आपके पास इन्होंने लास्ट इसमें बताया कि मैकेनिकल मैनुअल जो है ना, ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि हमारे पास मैकेनिकल और मैनुअल जो है वो आपके पास मैनुअल रेजिस्टेंस क्या है कि थेरेपिस्ट खुद दे रहा है, तो इससे ज़्यादा फायदा इसलिए होता है क्योंकि आप वेरिएशन कर सकते हो, आप कम ज़्यादा कर सकते हो, आप एडजस्ट कर सकते हो। मैकेनिकल में ये होता है कि उसमें ना एक्यूरेसी लैक करती है, कि वो ना जैसे जैसे आप स्ट्रेंथ इंक्रीज करा रहे हो अडेप्ट नहीं कर सक रहा पेशेंट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए ज़्यादा मैनुअल रेजिस्टेंस यूज़ होती है। थेरेपिस्ट का हैंड ही ज़्यादा यूज़ होता है या पेशेंट का अपना हैंड ज़्यादा यूज़ होता है। मैनुअल रेजिस्टेंस को ज़्यादा आप कैरी करते हो एज़ कम्पेयर टू कि किसी मशीन के थ्रू या किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या किसी इक्विपमेंट के थ्रू आप यह रेजिस्टेंस दे रहे हो, ठीक है। सो ये थी हमारे पास आज के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस का मेजर प्रिंसिपल, और मेजर हमने कुछ छोटे पॉइंट्स देखे थे कि हमारे पास किन की चीज़ों, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। So this is all for today, and in the next lecture we are going to discuss the technique of resistance exercises। और हमने आज दो टॉपिक्स कवर किया था, एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस और दूसरी हमने की थी वेरिएशन के पावर मसल्स में डिफरेंट पार्ट्स की रेंज में कैसे आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको चीज़ समझ आए तो मुझे सबके मैं पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। And in the end of the lecture I'm going to say that I am going to start the series of basically the new lectures from new year, but we can discuss later on like what kind of or what subjects we are going to include in that। मतलब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं और उनको रिटर्न लेक्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चीज़ समझ तो मेरे से पूछ सकते हो, और अगर आपको किसी भी लेक्चर्स पे स्पेसिफिक टॉपिक्स चाहिए तो मुझे थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।